Hello everybody, good evening to all of you and welcome to eSarl. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है 2023-24 वाले जो टारगेट ऑडियंस है स्पेशली उनके लिए हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड का पहला सेशन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं. जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियोस. तो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग के पांचों जो नाम है दैट इज द ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, ये हमने डिस्कस किया था. इसमें से जो पहले दो कैरेक्टर्स जो थे दैट इज द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. In today's class, we are going to start with the defining property of living organism, that is about the metabolism, cellular organization and consciousness. ये मैं अपने आज की क्लास में proceed करूंगी. So I think all of you guys ready for today's class. आप सब लोगों ने handwritten notes भी बनाए होंगे क्लास में और आप लोगों को मैं इसीलिए पूरा हैंड रिटन जा रही हूँ. सेशन के साथ साथ क्लास के अंदर ही आपको अपने हैंड रिटन नोट्स रेडी रखने हैं, ठीक है. तो फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन की हम शुरुआत करते हैं. जो बच्चे नए हैं, जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, उनको मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ. माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव. मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ. मैं अभी तक लाखों डॉक्टर्स को मेंटर कर चुकी हूँ. This is my official Telegram channel t.me/Dr. Shivani. इस पर आप ज़रूर से जुड़ जाए. इससे क्या फ़ायदा होगा, इस चैनल पे जुड़ने से, इस टेलीग्राम पर जुड़ने से आपको मेरे बारे में सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब सेशन आने वाला है, क्या एंड ऑल. तो सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं. प्लस आप लोगों को जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो उनका पीडीएफ भी मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. तो ये टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना है. ये आपके और हमारे इंटरेक्शन का, आपके और हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है. इसमें जो कमेंट करने का ऑप्शन आता है उन कमेंट्स को भी मैं पढ़ती हूँ. तो दिस इज द थिंग, ये आपको यहाँ पर टेलीग्राम को जुड़ना है. प्लस अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप eSarl के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर मेंटरशिप है और आप मेरे पर्सनलाइज मेंटरशिप के तहत भी अपनी नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं, मेरे सुपर 80s का पार्ट बन सकते हैं. तो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं. स्पेसिफिकली उसमें भी अगर आप सुपर 80s में एनरोल करवाना चाहते हैं तो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आपके नाम के आगे सुपर 80s मेरे नाम के रेफरेंस के साथ ड्रॉप कर देना. आफ्टर टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू. So yeah, let's get start with this. तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, 5 कैरेक्टरिस्टिक, नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. ग्रोथ सारा डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं. ग्रोथ में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है, लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने डिस्कस किया था. फिर एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे तरीके ये ऑलरेडी हम अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके. मैं इसके आगे से शुरू करूंगी. जिसने ये सेशन नहीं लगाया है प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियो. टेलीग्राम पर इन हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा. जो इस चैनल पे नया है, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, ठीक है. और eSarl का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले. उसमें बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं. सो मेक इट श्योर आप eSarl का ऐप भी डाउनलोड करें. चलिए, तो रिप्रोडक्शन तक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हम लोगों को जो यहाँ पर हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द इनिशियल सेशन. इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मेटाबॉलिज्म. लेकिन बहुत से बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा, मैम पहले सेशन में आपने बोला था एनसीईआरटी में डिकोड करूंगी. तो एक काम करते हैं, इतना सा पैराग्राफ एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा मैं पहले 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ. मतलब आज का सेशन और आप मेरे नोट्स का लगाइए. थर्ड सेशन जो है उसमें मैं एनसीईआरटी डिकोड करूंगी तो हमारे पास थोड़ा पढ़ने के लिए बल्क इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट चैप्टर
खत्म कर चुकी होंगी इसीलिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी डिकोड इस चैप्टर का, क्योंकि छोटू सा ही तो चैप्टर है, तो एटलीस्ट कैरेक्टरिस्टिक तो पूरे पांचों पढ़े, जिससे कि पूरे पांचों की एनसीईआरटी रीडिंग हम एक साथ कर लें, तो मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एनसीईआरटी डिकोड मैं कल की क्लास में करूंगी, आप भी अपनी एनसीईआरटी ओपन अप करके बैठना, मैं बकायदा एक एक पॉइंट यहाँ पर एनसीईआरटी का डिकोड करूंगी और सब कुछ सेशन से ही होगा। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी डिकोड कल करेंगे, तब तक एनसीईआरटी मत पढ़ो, एक एक वर्ड यहाँ पर सिर्फ आप मेरे नोट्स पढ़ के बैठो और कुछ नहीं करना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द मेटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी, इसको आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है कि मेटाबॉलिज्म जो है, दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है। तो मुझे सिर्फ मेरे हिसाब से डेफिनेशन लिखने की जरूरत है कि दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेटाबॉलिज्म है क्या? जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। ये पॉइंट हमें वहीं से क्लियर हो गया। हमने इनिशियल सेशन में ही पढ़ लिया था कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे यूनिसेल्युलर हो, चाहे मल्टी सेल्युलर हो, फंगी हो, बैक्टीरिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑलरेडी पढ़ लिया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ही इस चीज को जस्टिफाई कर रही है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ये मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने लिख दिया अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो वो जस्टिफिकेशन है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। What is the metabolism? It is the sum total of all the chemical reaction. The sum total of all the chemical reaction that occur, the sum total of all the chemical reactions that occur in our body, called metabolism. मैं ये नहीं लिख रही कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म होता हो। मैं से अच्छा सिर्फ ये लिख रही हूँ, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऑलरेडी लिखा हुआ है वैसे हमने, बट फिर भी यहाँ लिख देती हूँ, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी ने बकायदा ये लाइन लिखी है। मान लीजिए कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ले लो जो आपकी बॉडी के अंदर होती है, सेम वैसा ही केमिकल रिएक्शन को अगर मैं लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के अंदर इन विट्रो परफॉर्म करती हूँ, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, तो क्या हम उसे लिविंग थिंग कंसिडर आउट करेंगे? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, क्या आप उसे लिविंग थिंग बोलोगे? रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी बॉडी में हो रही है, और मेटाबॉलिज्म तो है भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो क्या वो लिविंग थिंग है? नो। क्यों? क्योंकि metabolism, it is not about one or two or the few reaction that occur in our body. It is something about all the chemical reaction that occur in our body. आप कुछ
रिएक्शंस को भले ही मेटाबॉलिज्म मतलब जो आपकी बॉडी में होती है वैसा आप इन विट्रो टेस्ट ट्यूब के अंदर लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म कर लो, बट मेटाबॉलिज्म है ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड metabolism is not about one or few chemical reaction, it is about sum total of all the chemical reaction in our body. तो वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर इन विट्रो आपने जो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया है बिल्कुल वैसी ही जैसी आपकी बॉडी के अंदर होती है. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग थिंग, इट इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग रिएक्शन आप कहोगे, इट इज नॉट अ लिविंग थिंग बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज नॉट अबाउट वन और फ्यू केमिकल रिएक्शन, इट इज अबाउट all the chemical reaction that occur in our body. तो आई थिंक मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर चुकी होंगी. एनसीईआरटी ने मेनली जो दे रखा है वो मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन, फिर यही वाला पॉइंट आता है कि भाई आपकी बॉडी में जिस तरीके की केमिकल रिएक्शन हो रही है आप उसे आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में भी तो हम इन विट्रो परफॉर्म कर लेते हैं, तो फिर क्या वो लिविंग थिंग है? तो वो कह रहा है एनसीईआरटी कि नहीं, वो लिविंग थिंग नहीं है, उसे लिविंग रिएक्शन कहोगे. लिविंग थिंग क्यों नहीं है? मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जरूर है, केमिकल रिएक्शन नहीं है. और मेटाबॉलिज्म का मतलब एक या कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं है, इट इज अबाउट ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी. सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड फीचर ऑफ लिविंग, दैट इज द मेटाबॉलिज्म. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास. क्लियर है बच्चा पार्टी? लिख ले इसे हम. चलिए तो इसे नोट आउट करते हैं. मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया. मेटाबॉलिज्म ये क्या होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने लिख दिया. तो मान लीजिए इफ एनी केमिकल रिएक्शन that occur in our body हम ऐसे ही सेम वी कैन परफॉर्म सेम रिएक्शन, वी कैन सेम केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी. यानी कि इन विट्रो आपने परफॉर्म कर लिया, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग. It is considered as living reaction. क्यों? Because लिख लीजिए, इसको आप लिविंग थिंग नहीं बोलोगे, इसे लिविंग रिएक्शन कहोगे. बिकॉज मेटाबॉलिज्म इसका मतलब एक या कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं है. बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज नॉट अबाउट वन और फ्यू केमिकल रिएक्शन. It is sum total of all the chemical reaction that occur in our body. That's it. This is all about these all are the points related to the metabolism. Next इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, दैट इज अबाउट द सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन.
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप ध्यान से सुनो। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं बेटा, तो सेल जो है, सेल के बारे में आपको पता है, दिस इज द स्ट्रक्चरल और द बेसिक और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक सिंगल मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या तो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, तो इट इज कॉल्ड द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कुछ बहुत सारी सेल्स के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी यानी कि एक सिंगल सेल जो है, इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। इट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। मतलब एक सिंगल सेल्ड भी जो है एक इंडिपेंडेंट लिविंग को परफॉर्म कर सकता है, वो सारे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कोई भी चीज विच इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कम कोई भी चीज, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। तो सेल जो है, दिस इज द स्ट्रक्चरल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब अगर किसी के अंदर ये चीज है तो यानी कि इसको आप लिविंग कंसिडर आउट कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। एनीथिंग विच इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग बिकॉज, और एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी एक इंडिपेंडेंट लिविंग को शो कर सकता है। दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। दैट्स इट। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सेल जो है, सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट लिख लो, सेल जो है, सेल जो है, सेल जो है, इट इज द, सेल इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडामेंटल बेसिक and structural unit of life, and structural unit of cell is the fundamental, basic and structural unit of life. ठीक है, हमने बात की कि कुछ तो होते हैं, कुछ है इसके अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है पता है आपको? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को कह रहे हैं ना, ऑर्गेनिज्म which is composed of single cell, इसको आप कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर एक है बेटा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो बहुत सारी ऑर्गेनिज्म विच इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिजम्स which is composed of many cells। पता ही है ये तो आपको, इनको आप कहेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब वो कह रहा है जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग, इट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। लिख लो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है, एक सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक जो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी जो है, इट इज केपेबल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है, इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग, इट कैन परफॉर्म all the essential functions of life।
एज आई टोल्ड यू, कोई भी चीज विच इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। लिख लीजिए, एनीथिंग which is less than a complete structure of cell, anything less than a complete structure of cell is anything which is less than a complete structure of cell is not considered as living. That's it. That is all about the cellular organization. ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ी चुके हम, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो जित भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये होता हो। ठीक है, एनीथिंग विच इज लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, so yeah, this is about the next property, next characteristic of living, that is about the cellular organization. The last one, the fifth one is about the consciousness. Fifth property जो है इसके अंदर, that is the consciousness. कॉन्शियसनेस क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्लांट्स की भी इवन तो हम बात करें, आपको पता है एनिमल्स के अंदर तो कॉन्शियसनेस है, वो उनको स्टिमुलाई सेंस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। मैम प्लांट्स भी ऐसा करते हैं क्या? हाँ, प्लांट्स भी जो है आपके जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है, पोल्यूटेंट है, इनके सबके अकॉर्डिंगली इनको सेंस कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसी के तो आप कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होता हो। अब जैसे एनिमल्स का तो तुम सबको पता है, वो तो एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ मैम एनिमल्स में तो कॉन्शियसनेस है। प्लांट्स के अंदर मैं खुद भी आपको पढ़ाऊंगी और आपने शायद सुना भी हो, आपने प्लांट्स के अंदर सुना होगा ना बेटा कि कुछ होते हैं जो एक मतलब फोटो पीरियड, मतलब लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है ना, पढ़ा होगा ना आपने कि क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा के फोटो पीरियड में ही फ्लावरिंग होगी, किसी में उससे कम में फ्लावरिंग होगी। तो यानी कि वो क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा का मिल रहा है फोटो पीरियड में, कि लाइट को वो सेंस कर सकते हैं ना, और उसके अकॉर्डिंगली उनका रिस्पॉन्ड फ्लावरिंग हो रहा है। तो फोटो पीरियडिज्म प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, यानी कि वो सेंस कर पाते हैं। एनिमल्स की मैं बात करूँ, कुछ एनिमल्स आपने देखेंगे वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही उनके अंदर ब्रीडिंग होती है ना। तो सीजनल ब्रीडर्स है, मतलब उनका रिप्रोडक्शन फेज एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। तो सीजनल ब्रीडर्स यानी कि वो सेंस कर पा रहे हैं ना उस चीज़ को। तो एनिमल्स भी सेंस कर पाते हैं, प्लांट्स भी सेंस कर पाते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन, ये लाइन एनसीईआरटी में देखिए, मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ, ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे अंदर सुप्रीम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? एक तो हमारे पास क्योंकि वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो हम चीज़ों को ना सिर्फ सेंस कर सकते हैं, हम उन्हें बहुत हद तक प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और अपने अनुसार उसको कुछ लिमिट तक हम चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज द सुप्रीम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे अंदर है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दिस इज नॉट अबाउट द सेल्फ कॉन्शियसनेस, दिस इज अबाउट द कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी में एक लाइन दी रखी है, एक पॉइंट आ भी जाता है। मान लीजिए एक ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है जो विच इज सपोर्टेड, उसका हार्ट लंग सब मशीन सपोर्टेड है। तो आप मुझे बताइए उस ब्रेन डेड कोमा पेशेंट का जो सब लंग्स हार्ट सब मशीन सपोर्टेड है, तो उसको आप लिविंग कंसिडर आउट करेंगे या नॉन लिविंग करेंगे? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। लिविंग मानेंगे कि नॉन लिविंग मानेंगे बच्चा पार्टी? आप बोलोगे मैम ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है, कॉन्शियसनेस तो होता है उसके अंदर, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है।
कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स नहीं रहे, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं हो, सुन सकता, आपने देखा भी होगा मूवीज में, हाँ वो सब सुनते ज़रूर रहते हैं, वह रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो कॉन्शियसनेस तो है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उस बंदे के अंदर। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ब्रेन डेड कोमा पेशेंट जिसका लंग्स हार्ट विच इज सपोर्टेड बाय द मशीन, उसको आप लिविंग ही कंसिडर आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल आप उसे लिविंग ही कंसिडर आउट करेंगे। एकमात्र एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया, और बस दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्शियसनेस। तो ये हम लिख लेते हैं, आ जाओ। कॉन्शियसनेस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू, लाइट को सेंस करते हैं, वाटर को, टेम्परेचर को। लाइकन जो है जैसे कि पॉल्यूटेंट सेंसिटिव होता है ना, SO2 पॉल्यूशन में एरिया में नहीं ग्रो कर पाता है, याद होगा आपको। तो पॉल्यूटेंट को भी तो सेंस कर पा रहा है ना, यानी कि वो है, कैसे पता, वो सेंस कर पा रहा है। प्लांट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा। This is called the consciousness. मेरे हिसाब से ये लिखना जरूरी नहीं है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें कॉन्शियसनेस होता हो, ये लिख दिया काफी है। इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जो हम ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। इट इज द डिफाइनिंग, वापस एक बार रिकॉल कर रहे हैं बस। इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ living organisms। जैसे हमने पढ़ा है प्लांट्स में फोटो पीरियडिज्म होता है ना, प्लांट्स जो हैं उनमें फोटो पीरियडिज्म प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलर फोटो पीरियडिज्म है, यानी कि वो सेंस कर पा रहे हैं, फोटो पीरियडिज्म प्रेजेंट है। कुछ एनिमल्स की मैं बात करूँ, वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करेंगे, यानी कि दे कैन सेंस द स्टिमुलाई, सीजनल ब्रीडर्स हैं। तो ये चीजें क्या दर्शा रही है? ये चीजें यही तो दर्शा रही है कि दे कैन सेंस द स्टिमुलाई। दिस इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस विच इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर अब मैं बात करूं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर, मैं ह्यूमंस की मैं बात करूं, मैं हमारे अंदर अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस के अंदर क्या है बेटा? ह्यूमंस के अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है with supreme skill of communication, with supreme level of skills of communication। इसे आप कहते हैं, दिस इज द सेल्फ, ह्यूमंस में ही प्रेजेंट होता है, इसे इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसे आप कहते हैं, इट इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है विद सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट है, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसे लिख लो, इट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमंस। अब एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू जो दे रखा है कि एक मान लीजिए एक ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है, एक मान लीजिए ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है, ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है जिसके ब्रेन डेड कोमा पेशेंट जिसके हार्ट एंड लंग्स they are supported by machine।
हार्ट एंड लंग सपोर्टेड बाय मशीन। ठीक है, तो आप इसे लिविंग कंसिडर आउट करेंगे या नॉन लिविंग कंसिडर आउट करेंगे? तो एज आई टोल्ड यू, ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है जिसका हार्ट और लंग्स जो है दे आर सपोर्टेड बाय मशीन, इसको आप बिल्कुल लिविंग कंसिडर आउट करेंगे। लिविंग है ये। क्यों लिविंग है? बिकॉज ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है, दे कैन सेंस एवरीथिंग, तो कॉन्शियसनेस तो है लेकिन ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, बिकॉज दे हैव कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, तो कॉन्शियसनेस है तो आप इसे लिविंग ही कंसिडर आउट करेंगे। क्या एब्सेंट है? बिकॉज दे हैव कॉन्शियसनेस, इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस जरूर एब्सेंट है, तो सेल्फ कॉन्शियस से लेन देन नहीं है हमें लिविंग के लिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस थोड़ी ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट होगा बिकॉज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स इज एब्सेंट, बिकॉज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ये एब्सेंट है बेटा। ठीक, तो ये चीज हमने यहां पर डिस्कस कर ली। सो इट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। पांचों प्रॉपर्टी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। नेक्स्ट जो है वैसे हमें टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ओल्ड टेक्सोनॉमी क्या है, न्यू ओल्ड सिस्टमैटिक्स के बारे में, न्यू सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं ये भी हम पढ़ेंगे। बट अभी ये वाला सेक्शन पढ़ा वो भी थोड़ा सा ऐसा ही इसी टाइप के रिदम में चलने वाला सेक्शन है। बोरिंग तो क्या बोलूँ, हाँ ऐसा मान लो। तो इसलिए इससे पहले थोड़ा सा एक इज कंपैरेटिव टू दिस थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। दैट इज मैं शुरू कर रही हूँ अभी बाइनोमियल सिस्टम से। इससे फायदा भी ये है बाइनोमियल सिस्टम पढ़ाने से, आज मैं बाइनोमियल सिस्टम और आईसीबीएन्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में खत्म कर दूंगी। तो जिससे कि जो हमारा नया सेशन होगा, नया जो कल का जो क्लास लगेगा, उसमें मैं यहाँ तक का मेरे पास मैटर इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे को एनसीईआरटी डिकोड करने के लिए भी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग पूरा पढ़ ले और बाइनोमियल सिस्टम आज पूरा पढ़ लेते हैं, हम आईसीबीएन्स पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बाइनोमियल सिस्टम की मैं बात करूं तो सबसे पहले हु प्रपोज दिस? गैस्पर्ड बोहीम थे। गैस्पर्ड बोहीम, इनकी बुक थी पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका। बुक का नाम याद रखना जरूरी नहीं है तुम लोग को। इन्होंने इसके अंदर ही प्रपोज द बाइनोमियल सिस्टम इन हिज बुक्स पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका। ही प्रपोज्ड बाइनोमियल सिस्टम। इनकी बुक का नाम लिख देती हूं, तुम्हें याद करना जरूरी नहीं, हो जाए तो ठीक, नहीं तो चलेगा। He proposed the binomial system in his book, जिसका नाम था Gaspard Bohin proposed the binomial system in his book Painex Theatre Botanica। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि गैस्पर्ड बोहिन ने इनकी बुक में इन्होंने प्रपोज किया, लेकिन लीनियस साहब को जो है, लीनियस साहब को ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, बिकॉज इन्हीं ने इस सिस्टम को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करके साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रपोज किए। लिख लो ये पॉइंट। लीनियस साहब जो है, इनका नाम था कार्ल वन लिन। बाइनोमियल सिस्टम से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना नाम ही उस बेसिस पर कैरोलस लीनियस कर लिया था। ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम के अनुसार ही कर लिया है इन्होंने अपना नाम भी। तो लीनियस सर की मैं बात करूं तो ही यूज्ड दिस नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम को इन्होंने ही लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया। ही यूज्ड दिस नॉमेनक्लेचर। Linnaeus sir, he used this nomenclature on large scale and proposed scientific name of plants and animals.
अब एक ये पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है, लीनियस साहब ने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दिए ना, तो साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स लीनियस साहब की कौन सी बुक में है? तो स्पीशीज प्लांटारम करके एक बुक है, इसके अंदर लीनियस साहब ने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट प्रपोज किए। इस बुक का डेट ऑफ पब्लिकेशन भी याद होना चाहिए, ये बुक पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को। तो अगर कोई भी प्लांट नॉमेनक्लेचर इस डेट के पहले का है तो वो अब वैलिड नहीं है। ऐसे ही लीनियस साहब ने साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स जिस बुक में प्रपोज किए, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इस बुक का 10th एडिशन था और सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक के 10th एडिशन में लीनियस साहब ने साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स प्रपोज किए। और ये बुक पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो अगर कोई भी एनिमल का नाम 1 अगस्त 1758 के पहले का है तो वो अब वैलिड नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि लीनियस साहब ने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स दिए। लीनियस प्रपोज्ड, इन्होंने प्रपोज किए साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। लीनियस proposed scientific name of plants in his book, जिसका नाम है स्पीशीज प्लांटारम। इसमें दिए थे साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स, स्पीशीज प्लांटारम। ये बुक पब्लिश हुई थी, इट पब्लिश्ड ऑन, इस बुक का डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ये बुक पब्लिश हुई 1 मई 1753 में। तो कोई भी प्लांट नॉमेनक्लेचर अगर इस डेट के पहले का है तो वो अब वैलिड नहीं है। सो एनी प्लांट नॉमेनक्लेचर लिख लो, एनी प्लांट नेम बिफोर दिस डेट इज नॉट वैलिड। कोई भी प्लांट नॉमेनक्लेचर जिस डेट के पहले दिया गया हो 1 मई 1753 के पहले, वो वैलिड नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, लीनियस साहब की बुक, स्पीशीज प्लांटारम, डेट ऑफ पब्लिकेशन 1 मई 1753 को। ऐसे ही लीनियस ने साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स उनकी जिस बुक में दिया, लीनियस proposed scientific name of animals, उनकी एक बुक थी। In his book called, उनकी इस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इस बुक का ये 10th एडिशन था जिसमें ये पब्लिश हुए थे। इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरे, इस बुक का 10th एडिशन था। इसमें साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इन्होंने प्रपोज किए सिस्टेमा नेचुरे के 10th एडिशन में। और ये बुक का जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, इट पब्लिश्ड ऑन ये बुक पब्लिश हुई बेटा, इट पब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 1758 को। So any plant nomenclature before this, any animal nomenclature before this date is not valid. So any animal nomenclature before this date
ये वैलिड नहीं है, इज नॉट वैलिड। ठीक है, फिर लीनियस साहब को माना जाता है, ये भी लिख लो यहां पर अलग से, लीनियस। He is known as the founder of binomial system. बाइनोमियल सिस्टम प्रपोज भले ही गैस्पर्ड बोहिन साहब ने किया हुआ हो, ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम को प्रपोज तो गैस्पर्ड बोहिन ने किया था, बट लीनियस ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया लार्ज स्केल पर और साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रपोज किए। तो लीनियस इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। फिर साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट और एनिमल से क्वेश्चन आपको अगर आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि लीनियस साहब ने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स उनकी जिस बुक में प्रपोज किए थे, उस बुक का नाम है स्पीशीज प्लांटारम, और ये बुक का डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1 मई 1753। और लीनियस साहब ने साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स जिस बुक में प्रपोज किए, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, इसके 10th एडिशन में किया था। इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1 अगस्त 1758। So I think it is clear to everybody. Next, very important one. Next we will have a discussion about the ICBN. सबसे पहला पॉइंट तो आईसीबीएन के फुल फॉर्म से ही आ जाता है। तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है, ये यहीं लिख लो, इट इज द इंटरनेशनल कोड, इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। पहला वैरायटी तो यहीं से फुल फॉर्म से ही आ जाता है। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर कोड, बी फॉर बॉटनिकल, एन फॉर नॉमेनक्लेचर अधिकतर बच्चों को याद रहता है। एग्जामिनर ट्विस्ट खेलता है, वो ऑफ और फोर में हेरा फेरी करता है, और चूंकि आपने इतना रटा हुआ होता है, आपने क्लास में सुना हुआ होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन देता है आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, पहला ही ऑप्शन होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आप इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर पे ध्यान देते हो, ऑफ और फोर में देखते ही नहीं हो, और पहला ही आंसर टिक कर देते हो और वो नेगेटिव हो जाता है, और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो याद रखना, इट इज नॉट इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कुछ बच्चे कहते हैं मैम एनसीईआरटी ने 4 दे रखा है, तो वो गलत दे रखा है। वैसे मैं खुद आपको बताऊंगी, जैसे कि मैं हॉटस्पॉट्स वगैरह पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी ने कुछ आंकड़े गलत दे रखे हैं, पुराने दे रखे हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी को ही सही कंसिडर आउट करते हैं। बट इस चीज़ में एनसीईआरटी को नहीं करेंगे क्योंकि मॉडिफाइड में इसमें चेंजेस आ चुके हैं नए अपडेट्स में। तो इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, 4 नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। आईसीबीएन एक्चुअली है क्या, दिस इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द साइंटिफिक, इट इज द बॉड, इट इज ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ ICBN क्या, इट इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग scientific nomenclature। अब सुनिएगा ध्यान से बात, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। अब एक सवाल ये उठता है कि आईसीबीएन की मैं बात कर रही हूँ, कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। पहला पॉइंट तो ये, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की मैं बात करूं अगर, कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम किसी भी चीज का नामकरण संस्कार अगर आप कर रहे हो, नेम ऑफ एनी स्पीशीज, इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये 2 कंपोनेंट का बना होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट और 2 वर्ड।
एक होता है जेनरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंगो की मैं बात करूं तो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा है मैंजीफेरा इंडिका। तो दो कंपोनेंट का बना हुआ है, पहला कंपोनेंट मैंजीफेरा दैट इज द जेनरिक नेम और दूसरा कंपोनेंट इंडिका दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो क्या है, रूल नंबर 1 मैं बात करूं आईसीबीएन का रूल नंबर ऑफ 1 अगर हम बात करें तो वो ये कहता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीशीज, किसी का भी आप नामकरण संस्कार अगर कर रहे हो ना, इट कंसिस्ट ऑफ name of any species consists of 2 component. It consists of 2 component or 2 words. Name of any species consists of 2 components or 2 word. इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो होगा उसका जेनरिक नेम और जो सेकंड वर्ड होगा, जो सेकंड कंपोनेंट होगा, सेकंड कंपोनेंट या फिर सेकंड वर्ड की मैं बात करूं तो वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ एनी स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स और 2 वर्ड्स ना, तो ये देखो मैंजीफेरा, मैंगो का बॉटनिकल नेम है ये मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसमें ये जो पहला कंपोनेंट है, ये पहला रूल जस्टिफाई हो रहा है, जो पहला कंपोनेंट है दैट इज द मैंजीफेरा, दिस इज द जेनरिक नेम, दिस इज द जेनरिक नेम। और इंडिका जिसका सेकंड कंपोनेंट है, दिस इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके बेटा, ये पहला रूल है आईसीबीएन का कि आप अगर कोई भी नामकरण संस्कार अगर कर रहे हो आईसीबीएन के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, उसके नाम जो है वो 2 कंपोनेंट यानी कि 2 वर्ड्स का होना चाहिए। जैसे कि मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, एक और एग्जांपल है सोलेनम। पोटैटो का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। पोटैटो का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये देखो पहला वर्ड सोलेनम, दिस इज द जेनरिक नेम, दिस इज द जेनरिक नेम, और सेकंड वर्ड, सेकंड कंपोनेंट दैट इज द ट्यूबरोसम, दिस इज द स्पेसिफिक एपिथेट, दिस इज द स्पेसिफिक एपिथेट। तो यही कह रहा है कि भाई कोई भी नामकरण संस्कार अगर आप कर रहे हो ना, तो वो 2 कंपोनेंट यानी कि 2 वर्ड्स का बना होगा। पहला कंपोनेंट होगा जेनरिक नेम, दूसरा कंपोनेंट होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो का बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, पोटैटो का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। दिस इज द फर्स्ट रूल रिगार्डिंग द ऑफ आईसीबीएन। दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये है, दूसरा रूल ये कहता है कि फर्स्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम, जेनरिक नेम का जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर and first letter of specific epithet
एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट, ये आपके स्मॉल लेटर में होना चाहिए, शुड बी इन इट शुड बी इन स्मॉल लेटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या बताया था बेटा? मैंजीफेरा इंडिका। पहला वर्ड मैंजीफेरा जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम का पहला लेटर यानी कि एम, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। फिर मैंजीफेरा इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड आई शुड बी इन स्मॉल लेटर, आई NDICA। ओके, ऐसे ही ले लो पोटैटो का बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम का एस शुड बी इन कैपिटल लेटर, SOLAN। स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर शुड बी इन स्मॉल लेटर, ट्यूबरोसम स्मॉल लेटर में होगा, T, ट्यूबरोसम। ठीक है, आप कैपिटल आई नहीं लिख सकते, आप कैपिटल टी नहीं लिख सकते। तो ये रूल जस्टिफाई हो गया कि फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर। दिस इज द नेक्स्ट रूल ऑफ ICBN। लेकिन इस रूल में एक ट्विस्ट है बेटा। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि इफ स्पेसिफिक एपिथेट is based on name of any person, अगर स्पेसिफिक एपिथेट किसी इंसान के, किसी बंदे के नाम के ऊपर बेस्ड है, इफ स्पेसिफिक एपिथेट इज बेस्ड ऑन नेम ऑफ एनी पर्सन, देन इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। तो इसे आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, देन इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। मैम हमें तो ये नाम ही बड़े आड़े टेढ़े लग रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, वीट का पढ़ोगे ट्रिटिकम एस्टिवम, हमें तो गिने चुने याद है, हमें पता कैसे लगेगा कि ये सही लिखा है, कि ये किसी बंदे के नाम के ऊपर बेस्ड है या नहीं? क्योंकि हमारे तरह गुप्ता वर्मा तो सरनेम होंगे नहीं, गुप्ता वर्मा शर्मा, कि हम पहचान लें कि हाँ यार ये किसी बंदे के राम श्याम तो होगा नहीं, हमें समझ ही कैसे आएगा? तो ऐसे समझ में आएगा। उसका एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, मैं बता देती हूँ अभी। ये रूल याद रखना है कि अगर स्पेसिफिक एपिथेट किसी इंसान के नाम के ऊपर बेस्ड है, देन इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। एकमात्र एग्जाम्पल उसका याद रखना है, क्योंकि बहुत अच्छे मैम कैसे पहचानेंगे हम? एक ही एग्जाम्पल याद रखना है बेटा। फॉर एग्जाम्पल आइसोएट्स पेंटी, आइसोएट्स, बाकी और कुछ, पेंटी का पी भी कैपिटल लेटर में रखा है स्पेसिफिक एपिथेट, बट इट इज बेस्ड ऑन नेम ऑफ एनी पर्सन, दैट्स इट। बच्चों को जो कंफ्यूजन, क्योंकि क्वेश्चन अभी मैं पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ा दूं, फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगी। तो उसमें एक क्वेश्चन उठेगा कि मैम मैं पहचान कैसे पाऊंगा कि किसी बंदे के नाम के ऊपर बेस्ड है? तो आपको पहचानने की जरूरत इसलिए नहीं है, एकमात्र एग्जाम्पल याद करना है, आइसोएट्स पेंटी, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता। पेंटी का पी कैपिटल लेटर में, बिकॉज द स्पेसिफिक एपिथेट इज बेस्ड ऑन नेम ऑफ एनी पर्सन, तो ये करेक्ट है रूल। ठीक है, तो याद रखना है कि वैसे तो जेनरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड स्मॉल लेटर में होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक एपिथेट किसी इंसान के, इट इज बेस्ड ऑन नेम ऑफ एनी पर्सन, तो आप इसे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, दैट इज द पेंटी। आई थिंक इट इज क्लियर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो ये दो रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। तीसरा रूल जो है इसके अंदर ये है कि टॉटोनिम्स जो है ये प्लांट्स के अंदर तो वैलिड नहीं है, लेकिन एनिमल्स के अंदर वैलिड है। टॉटोनिम्स क्या होते हैं देखेंगे, पहले लिख लो। तीसरा रूल ये है कि टॉटोनिम्स जो है, टॉटोनिम्स, तीसरा रूल ये, जो टॉटोनिम्स हैं वैलिड इन एनिमल्स बट नॉट वैलिड इन प्लांट्स। क्या होता है टॉटोनिम्स, मैं आपको बता देती हूँ। टॉटोनिम्स का मतलब ये होता है बेटा कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं लिख सकते आप, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में तो वैलिड ही नहीं है ना, आप ऐसे नहीं लिख सकते मैंजीफेरा
जेनरिक नेम भी मैंजीफेरा और स्पेसिफिक एपिथेट भी मैंजीफेरा। ऐसे नहीं हो सकता प्लांट्स में, टॉटोनिम्स वैलिड नहीं है। सोलेनम, सोलेनम ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टॉटोनिम्स प्लांट्स में वैलिड नहीं है, एनिमल्स में वैलिड है, तो ये वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल नाजा, नाजा वैलिड है। इंडियन कोबरा के लिए बोलते हैं हम ऐसा, कोबरा का जूलॉजिकल नेम है। रेटस, रेटस जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट सेम वैलिड है, चूहे का जूलॉजिकल नेम है। बॉटनिकल बोला हो तो जूलॉजिकल है ना। नाजा, नाजा, रेटस, रेटस मतलब जेनरिक नेम। टॉटोनिम्स का मतलब होता है जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट का सेम होना, तो ये प्लांट्स में तो वैलिड नहीं है। मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, सोलेनम, सोलेनम ऐसे नहीं लिख सकते आप। टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड इन प्लांट्स बट एनिमल्स में वैलिड है। नाजा, नाजा, रेटस, रेटस ये दो ही एग्जाम्पल याद रखने, मेंशन इन योर एनसीईआरटी। रेटस, रेटस इट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ रेट एंड नाजा, नाजा इट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉबरा। तो ये टॉटोनिम्स, तीसरा रूल ये कहता है कि भाई टॉटोनिम्स प्लांट्स में वैलिड नहीं है लेकिन एनिमल्स में वैलिड है। ठीक है। नेक्स्ट रूल ऑफ आईसीबीएन, फोर्थ रूल ये है वो ये कह रहा है कि जब आप फ्री हैंडेड लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। और प्रिंटिंग फॉर्म में इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, जिससे कि इसकी लेटिन ओरिजिन को शो करता है। ठीक है। तो ये है फोर्थ रूल कि जब आप फ्री हैंडेड लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, क्या बोला, व्हेन रिटन फ्री हैंडेड और टाइप्ड, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, देन जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। आप उन्हें अंडरलाइन करोगे नीचे, शुड बी जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट should be, आप उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और प्रिंटिंग फॉर्म में क्या होगा, एंड इन प्रिंटिंग इट शुड बी रिटन इन इटैलिक, आप उसे इटैलिसाइज लिखोगे, इट शुड बी written in italics to show their Latin origin। एक रूल ये है, ठीक है, कि भाई अगर आप लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को अंडरलाइन करोगे सेपरेटली, और अगर टाइपिंग फॉर्मेट, प्रिंटिंग फॉर्मेट में तो उसे आप इटैलिसाइज्ड लिखेंगे। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जो नॉमेनक्लेचर जिस भी साइंटिस्ट ने दिया है उस साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में लिखा होना चाहिए आफ्टर द नॉमेनक्लेचर, लेकिन साइंटिस्ट के नाम को ना आप सेपरेटली अंडरलाइन करोगे ना इटैलिक्स में लिखोगे, ये सिंपल रोमन लेटर में होता है। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट रूल ये कहता है name of the scientist, name of the scientist who proposed the nomenclature, जिसने ये नामकरण संस्कार किया है ना, उस साइंटिस्ट का नाम, किस साइंटिस्ट का नाम लिखना है, name of the scientist who proposed the nomenclature should be written in short, should be written in short after nomenclature।
नॉमेनक्लेचर का बाद उसका नाम शॉर्ट में लिखा होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट रूल ये भी है कि वो जो साइंटिस्ट का नाम आप जो लिख रहे हो वो ना तो सेपरेटली आप अंडरलाइन करोगे, ना इटैलिक्स में ना लिखोगे, वो सिंपल रोमन लेटर में होगा। ये भी लिख लो। नेक्स्ट रूल ये है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट who proposed the nomenclature, name of the scientist who proposed nomenclature, neither underlined, ना तो इसे अंडरलाइन करोगे आप नीचे, neither underlined, ना इटैलिक्स में लिखोगे, नॉर रिटन इन इटैलिक्स, नॉर रिटन इन इटैलिक्स। ये सिंपल रोमन लेटर में होना चाहिए। इट शुड बी इन सिंपल रोमन लेटर, समथिंग लाइक दिस। जैसे कि अगर मैं मैंगो का बॉटनिकल नेम लिखूं तो अभी तक जितने मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े उसके मुताबिक वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए। सबसे पहले तो 2 कंपोनेंट का होगा, तो मैंजीफेरा, MAN, मैंजीफेरा इंडिका। ये सही नहीं है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगे अभी तक। ठीक है कि पहला नेम जेनरिक नेम, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम का पहला वर्ड कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड स्मॉल लेटर। नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज द नॉमेनक्लेचर, लीनियस शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर द नॉमेनक्लेचर। ये लीनियस का लिन लिख दिया। ठीक है, आप फ्री हैंडेड लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को आप सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, लेकिन साइंटिस्ट के नाम को ना आप अंडरलाइन करोगे ना इटैलिक में लिखोगे। सिंपल ऐसे रोमन लेटर में होना चाहिए। तो ये है सही, मैंजीफेरा इंडिका लीनियस। ऐसे ही सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये साइंटिस्ट का नाम जिसने नॉमेनक्लेचर दिया था लीनियस, ये तो लीनियस, ये सही बॉटनिकल। सोलेनम ट्यूबेरोसम शुड बी सेपरेट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये करेक्ट नॉमेनक्लेचर ये है कि पहला 2, अभी तक जो रूल्स पढ़े तो सारे रूल्स फॉलो हो गए इसमें कि 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट जेनरिक नेम, दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम का पहला लेटर मैंजीफेरा का M कैपिटल है और इंडिका का स्मॉल I है, तो ये भी रूल फॉलो हो गया। फिर फ्री हैंडेड टाइप लिख रहे हो तो जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट को आप सेपरेटली अंडरलाइन कर दोगे, ये रूल भी फॉलो हो गया। नेक्स्ट रूल था नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर द नॉमेनक्लेचर, लीनियस का लिन लिख दिया, ये भी फॉलो हो गया। नेक्स्ट रूल नेम ऑफ द साइंटिस्ट ना सेपरेटली अंडरलाइन करोगे ना इटैलिक में लिखोगे, सिंपल रोमन लेटर में होगा, तो ये रूल भी फॉलो हो गया। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। ये मैंने आपको कुछ 6 रूल बता दिए। अब लिखो उसका ड्राई स्पीशीमेन हर्बेरियम शीट, वो मतलब आपको हर्बेरियम शीट जो है ना उसकी, जो भी आपने ये प्लांट नॉमेनक्लेचर उसका, वो भी आपको मतलब वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। एक रूल ये है, तो ये हम लिख लेंगे। इतना नोट आउट करो जब तक आप एक बार। ठीक है बेटा, ये लिख लिया। नेक्स्ट रूल और लिख लो, रूल नंबर 7। अब ये जो आप साइंटिफिक नेम दे रहे हो ना, ये ऐसा नहीं किसी भी लैंग्वेज से ले लिया, फ्रेंच में ले लिया, इंग्लिश, इट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस। क्यों? बिकॉज दे आर द डेड लैंग्वेजेस, इन पे अब काम नहीं चल रहा ना, तो इन्हीं से डिराइव होना चाहिए साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट रूल ये है, साइंटिफिक नेम ऐसा नहीं किसी भी भाषा में लिख दिया, मारवाड़ी में बना रहे हैं, नहीं। साइंटिफिक नेम should be derived from Latin or Greek language because they are dead languages.
एक रूल ये है, और एक रूल मैंने आपको बताया हर्बेरियम शीट को आपको हर्बेरियम में टाइप स्पीशीमेन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट, यानी कि हर्बेरियम शीट जो है आपको हर्बेरियम में सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टूल जो है ICBN का, टाइप स्पीशीमेन यानी कि हर्बेरियम शीट। शुड बी प्लेस्ड इन टाइप स्पीशीमेन यानी कि हर्बेरियम शीट शुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम that is a dry garden of newly discovered plant. That's it. That's it. ठीक है, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है बेटा ICBN के, बस ये 8 ही रूल है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में दे रही हूँ, आप सब मुझे आंसर करोगे उसका। ठीक है, क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, मान लीजिए करेक्ट नॉमेनक्लेचर पता करना है। करेक्ट नॉमेनक्लेचर कौन सा है आप बताना। ठीक है, करेक्ट नॉमेनक्लेचर कौन सा है इसमें से बताओ। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 अभी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने पढ़ लिए बेटा। सॉरी, करेक्ट नॉमेनक्लेचर बताइए। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिए। पहला ऑप्शन गलत, ये तो ठीक है, जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड शुड बी इन स्मॉल लेटर। ये किसी आइसवर्ड स्पेंटी वो अलग था, अगर किसी पर्सन के नाम के ऊपर भेज दे तो ये गलत। ठीक है, ये क्यों गलत, ये तो सही है। जेनरिक नेम का पहला वर्ड ये नेम ऑफ साइंटिस्ट एज आई टोल्ड यू शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर द नॉमेनक्लेचर ना, इसलिए ये वाला। ये भी क्यों गलत, क्योंकि लीनियस को सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करोगे, सिर्फ बॉटनिकल जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड नीदर अंडरलाइंड नॉर रिटन इन इटैलिक्स, इट should be in simple Roman letter. So that's why for this particular question, yes, fourth will be the correct one. ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन, एक ये ICBN के फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने आपको बता चुकी वो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के पहले ही कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, ऑफ पे इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया और खेलता यहीं से, ऑफ है 4 नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आई थिंक ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो मैं पूरा यहाँ पर इस चैप्टर में, अभी हम इस पर्टिकुलर सेशन तक हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग पांचों के पांचों डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। मैं बाइनोमियल सिस्टम आपको पढ़ाया, ICBN के रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें हम ट्राइनोमियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किसने दिया, क्या ज़रूरत महसूस क्यों हुई इसकी, ट्राइनोमियल सिस्टम की क्या है। चलो यही पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा छोटू सा है तो बाइनोमियल सिस्टम के साथ ही पढ़ा देती हूँ मैं ये। तो हम बात करते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम किसका दिया हुआ है? इट इज प्रपोज्ड, इट वाज ट्राइनोमियल सिस्टम दिया है हक्सले और स्ट्रिकलैंड साहब का दिया हुआ है। इट इज प्रपोज्ड बाय
It is proposed by Huxley and Strickland. हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दिया, ठीक है। बाय मतलब 2 था, ट्राई मतलब 3, तो नाम से क्लियर है कि इसके अनुसार किसी भी प्लांट का, किसी भी स्पीशीज का नेम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स और 3 वर्ड्स का बना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द ट्राइनोमियल सिस्टम, ट्राई मतलब भी 3 है ना बेटा। अकॉर्डिंग टू ट्राइनोमियल सिस्टम, नेम ऑफ एनी स्पीशीज, नेम ऑफ एनी स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 3 component और 3 words। कौन कौन से हैं? दैट इज द, एक हो गया आपका जेनरिक नेम, पहला कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट हो गया जेनरिक नेम, दूसरा कंपोनेंट हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, और तीसरा कंपोनेंट हो गया सब स्पेसिफिक नेम, दैट इज द नेम ऑफ वैरायटी, मतलब उस वैरायटी का नेम ऑफ वैरायटी। इसका हम बता देते हैं कि एक्चुअली ट्राइनोमियल सिस्टम के इस्तेमाल की जरूरत कब पड़ी। मान लो किसी स्पीशीज के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, व्हेन मेंबर ऑफ एनी स्पीशीज हैव लार्ज वैरायटी, तब आप ट्राइनोमियल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लिख लो, व्हेन मेंबर ऑफ एनी स्पीशीज have large variety, तब आप ट्राइनोमियल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। देन ट्राइनोमियल सिस्टम इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेसिका ओलोरेशिया, पहले लिख लो फिर बता रही हूं क्या है। ब्रेसिका ओलोरेशिया बोट्राइटिस, एग्जाम्पल याद रखना है। ब्रेसिका ओलोरेशिया capitata and Brassica oleracea colorapa। बेटा ये है कॉलीफ्लावर को बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस। ब्रेसिका ओलोरेशिया कैपिटाटा कैबेज के लिए, गोभी की वेराइटीज है ना ये सारी, एंड कोलोरापा इज फॉर द नॉन। ट्राइनोमियल सिस्टम यूज किया है 3, क्योंकि नेम ऑफ, जब किसी स्पीशीज की बहुत ज्यादा वेराइटीज हो तब हम ये यूज करते हैं। इसमें जो ब्रेसिका है, दिस इज द जेनरिक नेम, पहला कॉम्पोनेंट। ओलेरेशिया second component, it is the specific epithet। और ये बोट्राइटिस कैपिटाटा कोलोरेपा जो थर्ड कंपोनेंट है, दिस इज द सब स्पेसिफिक नेम, सब स्पेसिफिक नेम यानी कि नेम ऑफ द
variety. This is all about the trinomial system. ठीक है कि जब भाई किसी स्पीशीज कब इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है ट्राइनोमियल सिस्टम की, कि जब मान लो स्पीशीज के मेंबर की बहुत सारी वैरायटी है तो हम ट्राइनोमियल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई मतलब तीन, तो नामकरण संस्कार करोगे तो तीन कंपोनेंट और तीन वर्ड का बना होगा। पहला वर्ड वही जेनरिक नेम, सेकंड कंपोनेंट वही स्पेसिफिक एपिथेट, जो थर्ड कंपोनेंट है इसमें वो सब स्पीशीज नेम हो जाता है, यानी कि नेम ऑफ द वैरायटी। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ब्रेसिका ओलोरेशिया बॉट्राइटिस, ब्रेसिका ओलोरेशिया कैपिटाटा एंड ब्रेसिका ओलोरेशिया कोलोरापा। ठीक है, ये कॉलीफ्लावर, कैबेज और नॉल के बॉटनिकल नेम है। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ट्राइनोमियल सिस्टम हक्सलैंड स्ट्रिकलैंड साहब का दिया हुआ है। तो ये मैं आपको बाइनोमियल सिस्टम, ट्राइनोमियल सिस्टम यहाँ पर पूरा डिटेल डिस्कशन में आपके साथ कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है मैं टैक्सोनॉमी थोड़ा सा देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, चलो टैक्सोनॉमी जो है इसमें ओल्ड सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन वाला सेक्शन है। ये मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करूंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आज जितना पढ़ाया वो पूरा पढ़कर बैठिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़कर बैठेंगे। हमें पूरा पांचों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, दैट इज द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन विच इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ अभी तक के सेशन के, जिससे कि आप एनसीईआरटी जब मैं डिकोड करूँ तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। ग्रोथ रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी कि इनके अंदर एक्सेप्शंस है। हाँ, तो क्या एक्सेप्शन थे? हमने ग्रोथ के बारे में देखा कि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ को शो करते हैं, जैसे कि रेत के टीले की हाइट का बढ़ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट ग्रोथ शो कर रहा है ना, तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी कि जिनके अंदर एक्सेप्शन है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस हमने पढ़ी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इनके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर ये किसी के अंदर है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं यस दिस इज द लिविंग थिंग। ठीक है, अब ग्रोथ में हमने बात की कि भाई इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। फिर हमने पढ़ा कि एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब अगर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो रही है। एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब जो लिविंग मास का एक्यूमुलेट होना बाहरी सरफेस पर जो होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। तो जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को शो करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इंट्रिंसिक ग्रोथ को शो करता हो। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इंट्रिंसिक ग्रोथ शो कर पाते हैं, यानी कि ग्रोथ इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि एक होता है लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ, एक होता है डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। लोकलाइज यानी कि कुछ पर्टिकुलर लोकल पॉइंट्स होंगे वहां पर ग्रोथ होगी। ठीक है, और डिफ्यूज यानी कि सब जगह से। एग्जाम्पल याद रखना, प्लांट्स के अंदर लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है क्योंकि सिर्फ जहां पर मेरिस्टेमेटिक पॉइंट्स होंगे ना सिर्फ वहीं पर ग्रोथ शो करेगा, और एनिमल्स के अंदर डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होती है। फिर हमने बात की कि और जो टाइप थे, एक था डिटर्मिनेट और एक था इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट यानी कि लिमिटेड, इनडिटर्मिनेट यानी कि अनलिमिटेड। तो अगर थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ चलती रहे तो वो है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अगर एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ हो उसके बाद ना हो तो दिस इज द डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो जो एनिमल्स हैं वो डिटर्मिनेट ग्रोथ को शो करते हैं, प्लांट्स के अंदर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये ग्रोथ पूरा पढ़ लिया। रिप्रोडक्शन की बात हमने कर ली कि अपनी ही जैसे प्रोजेनी को, एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि भाई लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना ही तो रिप्रोडक्शन है, और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना तो हमने पढ़ा ना इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो इसीलिए कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैं ग्रोथ कहूँ चाहे रिप्रोडक्शन कहूँ, दिस इज द वन एंड द सेम थिंग, दे आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक, फिर हमने बात की रिप्रोडक्शन में भाई
कोई भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऐसा नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बहुत सारे जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे म्यूल है, वर्कर बीज है, बहुत सारे स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हैं, ये लिविंग है बट इनमें रिप्रोडक्शन नहीं है। फिर हमने रिप्रोडक्शन के दो तरीके देख लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर से एल्गी एंड फंगी में होता है, बडिंग ईस्ट और हाइड्रा के अंदर, फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गी के अंदर, फंगी एंड प्रोटोनेमा मास के अंदर। ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल याद रखना, इट इज द प्लेनेरिया। और रीजनरेशन का एग्जाम्पल है स्टारफिश एंड लिजर्ड, मतलब जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसमें वो उसको दोबारा डेवलप कर लेते हैं और उसमें पूरा नया ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है ट्रू रीजनरेशन में। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको पढ़ा दिया। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी। इट इज नॉट अबाउट वन और फ्यू केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रही है सेम एज इट इज मैं उसे लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो लिविंग नहीं कंसिडर आउट करोगे बट वो लिविंग रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म का मतलब एक या कुछ रिएक्शन नहीं है, इट इज अबाउट ऑल द केमिकल रिएक्शन। तो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की तो हमने बात की कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी एक इंडिपेंडेंट लिविंग को शो करता है। दे कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कोई भी चीज विच इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल उसको आप लिविंग कंसिडर आउट नहीं करते हैं। तो ये हमने पूरा देख लिया। फिर हमने बात की कॉन्शियसनेस की। तो प्लांट्स में भी होता है ना, वो स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं। फोटो पीरियडिज्म प्रेजेंट होता है। कुछ एनिमल सीजनल ब्रीडर्स होते हैं तो वी कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट। बट ह्यूमन के अंदर सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है। तो अगर ऐसे आता है कि ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है जिसका हार्ट और लंग्स इज सपोर्टेड बाय मशीन, तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? भैया लिविंग है। क्यों? कॉन्शियसनेस तो है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्शियसनेस है। तो ये हो गया। फिर हमने बाइनोमियल सिस्टम पढ़ा कि भाई गैस्पर्ड बोहिन ने दिया था, लेकिन हु इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम? तो वो लीनियस साहब को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करके साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स जिस बुक में दिए उसको कहते हैं स्पीशीज प्लांटारम। इस बुक का डेट ऑफ पब्लिकेशन 1 में 1753। तो अगर इस डेट के पहले का कोई भी प्लांट नॉमेनक्लेचर है तो वो वैलिड नहीं है। साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल जिस बुक में दिए सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में, तो ये बुक का पब्लिकेशन हुआ 1 अगस्त 1758 को। तो अगर इस डेट के पहले का कोई भी एनिमल नॉमेनक्लेचर है तो वो वैलिड नहीं है। फिर हमने ICBN का फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है। ICBN के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको पढ़ा चुकी हूँ। मेरे हिसाब से इसको रिपीट करना की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चंस के थ्रू ये आपको करा दिया। ट्राइनोमियल सिस्टम हम लोग देख चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। टैक्सोनॉमी अभी पढ़ाना बाकी है, इसके पहले ही दे रखा है। कुछ क्लासिफिकेशन दे रखे हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ तक की NCERT भी डिकोड कर लेंगे। ठीक है? So yeah, that's it. It is all about my today's session. It is all about my today's class. Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video and share the link as much as you can. चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आप और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दो जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम इसका NCERT डिकोड करके हम आगे का सेक्शन करेंगे। बहुत सारे बच्चे मैम रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आ रही है, मैं एक लाइव सेशन लगा लिया करूंगी। टाइमिंग मैं आपको कल की क्लास में अनाउंस कर दूंगी, मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगी। उसमें हम सारे डाउट्स ले लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा वो। ठीक है? तो जैसे जैसे चैप्टर मैं पढ़ाती जा रही हूँ आप भी रेडी होते जाइए, क्योंकि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उस दिन आपकी डाउट क्लास भी होगी और उस दिन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।